जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में था, हम एक ईसाई पड़ोस में रहते थे। यह क्षेत्र चर्चों और कब्रिस्तानों से भरा हुआ था। निकटतम चर्च और संलग्न कब्रिस्तान हमारे घर से कुछ लेन की दूरी पर थे, लेकिन इमारतों के अवरोध के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे। बेशक वहां क्षेत्र के बारे में दर्जनों भूत की कहानियां थीं। मैं रात में कई बार साइकिल चलाकर कब्रिस्तान के पास से गुजरा हूं, यहां तक कि कभी कभी जब बिजली कटौती होती थी और तूफान आते थे। जब वे चांदनी में नहाए हुए थे तो सफेद कब्रें भयानक और पीली दिख रही थी। दिन में बच्चे वहां खेलते थे, लेकिन कहानियों के कारण रात में सभी लोग दूर रहते थे। कहानियां विशिष्ट प्रकार की थीं। मैंने एक महिला को सफेद कपड़े में देखा, डर गया और भाग गया। मैंने उनमें से अधिकांश को तब तक नजरअंदाज किया जब तक कि हमारी परिचित लड़की के साथ कुछ घटित नहीं होने लगा। कुछ गलियों में कब्रिस्तान के ठीक बगल में मेरे पिता के मालिक और उनका परिवार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं, दोनों मुझसे कुछ साल बड़ी थीं। कमरे की खिड़की कब्रिस्तान की ओर थी। उनकी बड़ी बेटी ने पोल्टरजिस्टों की मुलाकातों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। वह घर के चारों ओर घूमते हुए पैरों को देखती थी। वह अपनी बालकनी पर किसी को बैठे हुए देखती थी। रात को उनकी छत पर कोई नाचता था। चीजें ले जाकर उनके घर में छिपा दी जाएंगी। धीरे धीरे बड़ी लड़की कभी चक्कर आना और भूख न लगने से दूसरी लड़की ने कुछ आयोजनों में सहयोग करना शुरू किया। जब लड़कियां स्कूल में होती थीं और पति ऑफिस में होता था तो पत्नी को भी कुछ अजीबताएं नजर आती थीं। उन्होंने बेटी को ठीक करने और इस घटना को रोकने के लिए ओझाओं और ओझाओं का भी सहारा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे उनसे मिलने से नफरत थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लड़कियां अजीब थीं। लेकिन मेरे पिता या मां कहानियां घर लाते थे। जिन दुर्लभ यात्राओं में मैंने उनसे मुलाकात की, लड़कियां मेरे संदेह पर हंसती थीं और मुझे साहस दिखाते हुए प्रसन्न करती थीं, जैसे कि आधी रात को कब्रिस्तान पार करना या रात में उनके घर पर रुकना और नृत्य शुरू होने पर छत की जांच करना। धीरे धीरे डर मुझ पर हावी होने लगा। मैं साइकिल चला रहा होता और आंख के कोने पर किसी को समाधि स्थल पर खड़ा देखता। मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। अंधेरा होने के बाद कब्रिस्तान से गुजरते समय ये दृश्य अजीब और बार बार होने लगे। भ्रम दूर करने के लिए मुझे डबल टेक और कभी कभी ट्रिपल टेक करना पड़ता। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ये कहानियां सुनता रहा तो मेरी जंगली कल्पनाएं ही मेरे लिए पतन का कारण बनेंगी। मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया, और जब मेरे माता पिता उनके बारे में बात कर रहे थे तो मैं कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपने पिता को लड़की को मनोचिकित्सक के पास ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इसके तुरंत बाद हमने शहर छोड़ दिया। पिछली बार मैंने सुना था उन्होंने शहर भी छोड़ दिया था। लड़कियां ठीक हैं। तो दोस्तों, यह थी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी। यह बात 2018 के आसपास की है। मैं एक सरकारी नौकरी करता हूं और उस समय मेरी पोस्टिंग भूटान बॉर्डर के पास एक ग्रामीण इलाके में थी। इसलिए कार्यालय का समय ढीला था और मैं आमतौर पर दोपहर 2 बजे के आसपास घर वापस चला जाता था। चूंकि गांवों में आमतौर पर बिजली की आपूर्ति खराब होती है और मैं उस समय गेमिंग में बहुत व्यस्त रहता था, इसीलिए मैंने पास के शहर में किराए पर रहने का फैसला किया और लगभग 35 किलोमीटर तक अपनी मोटरसाइकिल पर कार्यालय आता जाता था। सड़क पक्की और अच्छी तरह से बनी हुई थी, लेकिन सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग में विलय होने तक लगभग 20 किलोमीटर तक आसपास कोई घर नहीं था और विरल वन क्षेत्र थे। तो उस घटनापूर्ण दोपहर की बात करें तो मैं लगभग 3 बजे घर वापस आ रहा था और लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था। सड़कें आमतौर पर खाली होती थीं और कोई दुर्लभ कार आपके या अपने मवेशियों के साथ किसी आदमी के आगे निकल जाती थी। तो आपकी परिधीय दृष्टि बहुत सक्रिय होती है और यदि आप किसी व्यक्ति या चीज को देखते हैं तो आप देखते हैं। यहां मैं आदिवासी वेशभूषा में इस महिला को सड़क के किनारे चलते हुए देख रहा हूं। मैं मानूंगा कि लगभग 30-ish। जब मैं ओवरटेक करता हूं तो उसका चेहरा देखने के लिए अपने पीछे के शीशे में देखता हूं। आश्चर्य, आश्चर्य, वहां कोई नहीं। मैं अपनी बाइक रोकता हूं। बड़ी गलती। लेकिन मेरे दिमाग में यह एक डरावना साहसिक कार्य था और दिन के उजाले में ध्यान रखें, इसलिए डरने के बजाय मैंने जांच करने का फैसला किया। इस क्षेत्र में ज्यादातर बांस के पेड़ थे और दोनों तरफ कोई घर नहीं था, इसीलिए उसके लिए सड़क से हटकर कहीं रहना संभव नहीं था। इसलिए कुछ सेकंड देखने के बाद मैं एक कदम उठाता हूं और घर वापस चला जाता हूं। शाम का बाकी समय गेम खेलने और खाना खाने में बीतता है। कुछ भी असाधारण नहीं। मैं लगभग 1 बजे बिस्तर पर जाता हूं। सुबह लगभग 3 बजे
मैं अचानक भय की तीव्र भावना के साथ जाग जाता हूं। मैं अपनी आंखें खोलता हूं लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं सकता। मुझे लगता है नींद का पक्षाघात। मुझ पर पहले भी कई बार इसी तरह के हमले हुए हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि इससे कैसे निपटना है। मैं अपने शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करता, बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और इसके खत्म होने का इंतजार करता हूं। अचानक मुझे लगता है कि मुझे पीछे से ठंडे हाथों से गले लगाया जा रहा है। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर में ठंडक फैल रही है। अब मुझे घबराहट महसूस हो रही है। मैंने अपने पिछले स्लीप पैरालिसिस मुकाबलों में कभी भी भूत प्रेत नहीं देखे या उनकी उपस्थिति महसूस नहीं की। मैं घबराहट से चिल्लाया, वहां कौन है? कुछ सेकंड के बाद मुझे एक महिला की आवाज सुनाई देती है। कठोर नहीं, लेकिन मधुर और मधुर। आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे नाम के साथ क्या करेंगे? मैं इस समय गंभीर रूप से उलझन में हूं। मैं जोर से चिल्लाया, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं क्यों का प्रबंधन करता हूं और उत्तर है, क्योंकि आप मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैंने ऑफिस न जाने का फैसला किया। उस दिन मैं बहुत घबरा गया था। मुझे अकेले सोने से डर लगता था। मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उन्हें नीचे आने के लिए कहना एक व्यवहार्य प्रश्न नहीं था। उस रात वही स्थिति, मुझे फिर से आलिंगन का एहसास होता है, लेकिन इस बार मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। मैं शांत लेटा हूं और बुखार से तपते हुए प्रार्थना करता हूं। मुझे आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं उत्तर नहीं देता। आवाज दोहराती है, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। एक्स गांव में जाएं और पूछें। उक्त गांव एक छोटी सी बस्ती है, लगभग 15-20 घर और एक चाय किराने की दुकान लगभग 3 किमी दूर है, पहले बताए गए स्थान से। मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आज मुझे इस रहस्य की तह तक जाने की जरूरत है। मैं कार्यालय पहुंचता हूँ और अपने परिचारक पर विश्वास करता हूँ। चलो उसे राम कहते हैं, वह वहां का स्थानीय था। तो राम और मैं अपनी बाइक पर इस जगह के लिए निकल पड़े। हम चाय की दुकान की ओर जाते हैं और मालिक से बातचीत शुरू करते हैं। बातों के साथ ही वह राम को उनकी स्थानीय भाषा में बताता है कि वहां रहने वाले एक लकड़हारे की पत्नी कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया, लेकिन जानकारी यह थी कि जोड़े में लगातार झगड़े हो रहे थे और कुल मिलाकर यह एक नाखुश शादी थी। कारण, शादी के 5 साल बाद भी महिला को गर्भधारण नहीं हुआ। पति स्पष्ट रूप से दुखी था, लेकिन जीभ लड़खड़ा रही थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया। अब मुझे पता था कि मुझे क्या जानना चाहिए था। राम मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले जाता है, जो मुझसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहता है। मैं सारी फलियां उगल देता हूँ। वह कहते हैं कि मैं मूर्ख था जो वहां रुक गया और भगवान मेरे साथ थे कि मैं इन 2 दिनों में नहीं मरा। उनके अनुसार जिन लोगों की जान ले ली जाती है वे मरने के बाद आमतौर पर द्वेषपूर्ण होते हैं। उन्हें सही गलत का पता नहीं होता और वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी गरीब आदमी पर अपना गुस्सा निकालते हैं। उत्तर मूर्खतापूर्ण मुझे सभी स्थानों पर पेशाब करना पड़ा। वह मेरे लिए पूजा करते हैं और मुझे राख देते हैं। उसने कहा, इन्हें अपने प्रवेश द्वार पर और अपने बिस्तर के पास फैलाओ और 7 दिन तक इन्हें साफ न करो। वह मुझसे भुगतान के रूप में केवल 20 रुपये लेता है। मैं वही करता हूं जो मुझसे कहा जाता है, और वह आखिरी बार था जब मैं इस संस्था से परेशान हुआ था। निष्कर्ष के तौर पर तार्किक दिमाग निद्रा पक्षाघात और मेरे रंगीन दिमाग को इस अनुभव का कारण मानेगा। मैं कुछ कारणों से असहमत होना चाहूंगा। सबसे पहले, मुझे यकीन नहीं है कि नींद के पक्षाघात के दौरान आपकी सुसंगत बातचीत होती है। कुछ लोगों को चीजें दिखती हैं, लेकिन जिस तरह से उसने मुझसे बात की और अपनी मौत की जगह बताई, उससे सवाल तो उठते ही हैं। दूसरे, मुझे अपने जीवन में कभी भी लगातार 2 रातों तक स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। तीसरी बात, जब पहली बार मैंने उसे सड़क पर देखा तो वह एक पल में कैसे गायब हो सकती थी, जिसके पास कुछ मील तक रहने या छिपने की कोई जगह नहीं थी।